इस कहानी का आगाज एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी भविष्यवाणी के साथ होता है, जो हमें आने वाले वक्त की एक झलक दिखाती है। हम सुनते हैं कि कैसे भविष्य में एक ऐसा इंसान आएगा जो आर्थर को मारने का कारण बनेगा, लेकिन साथ ही एक और शख्स भी भेजा जाएगा जो उसे बचाने की ताकत रखता होगा। आर्थुरियन लेजेंड के जानकारों के लिए ये समझना मुश्किल नहीं कि यहाँ मर्लिन की बात हो रही है, जो आगे चलकर किंग आर्थर का सबसे करीबी दोस्त और मार्गदर्शक बनेगा। लेकिन इससे पहले कि हम मर्लिन की महान गाथा तक पहुंचे, हमें उसके अतीत, उसके माता पिता और उन परिस्थितियों को समझना होगा जिन्होंने इस महान जादूगर के जन्म की नींव रखी। कहानी हमें वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हुए चौथी सदी यानी 4th सेंचुरी एडी के ब्रिटेन में ले जाती है, जहां वातावरण में एक अजीब सी खामोशी और डर फैला हुआ है। एक नदी शांति से बह रही है, लेकिन उसके पानी में एक छोटी सी थैली यानी बैग तैरती हुई आ रही है, जो किसी अनजान राज को अपने अंदर समेटे हुए है। ये थैली बहते हुए एल्फिन के पिता द्वारा लगाए गए मछली पकड़ने के जाल में आ फंसती है। उस वक्त वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता सिवाय एल्फिन के। एल्फिन का जीवन काफी दुर्भाग्य से भरा हुआ दिखाया गया है। उसे उसके पिता ने नदी पर इस उम्मीद से भेजा था कि शायद वो मछलियां पकड़कर ये साबित कर सके कि वो मनहूस नहीं है और उसका नसीब इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं। एल्फिन के ऊपर अपने परिवार और समाज में अपनी जगह बनाने का एक गहरा बोझ है। जब वो उस जाल को खींचता है तो उसे मछली की जगह वो बहती हुई थैली मिलती है। पहले तो ये एक और बदनसीबी लगती है, क्योंकि जब वो थैली खोलता है तो उसमें एक मरा हुआ नवजात शिशु दिखाई देता है। एक लाश को पाना किसी भी तरह से शुभ नहीं माना जा सकता और एल्फिन को लगता है कि उसकी किस्मत ने फिर से उसके साथ खेल खेला है। लेकिन तभी कुदरत का एक अद्भुत चमत्कार होता है। वो बच्चा जो निष्प्राण लग रहा था, अचानक सांसें लेने लगता है और जीवित हो उठता है। ये घटना न सिर्फ एल्फिन के लिए बल्कि पूरे माहौल के लिए एक हैरान कर देने वाला पल बन जाता है। एल्फिन, जो अब तक अपनी किस्मत को कोस रहा था, अचानक खुद को एक पिता की भूमिका में पाता है। वो उस अनाथ बच्चे को अपनाता है और उसे नाम देता है टैलियसिन। ये वही टैलियसिन है जिसके बारे में कहा गया है कि वो बड़ा होकर एक महान बार्ड यानी कवि और गायक बनेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है और टैलियसिन बड़ा होता है, उसकी आवाज में एक अलग ही जादू और कशिश महसूस की जाती है, जो सुनने वालों के दिलों को छू लेती है। इस शांत और ग्रामीण माहौल से दूर कहानी हमें 20 साल आगे ले जाती है, जहां दृश्य पूरी तरह बदल जाता है और हम एक भयानक संघर्ष के बीच पहुंचते हैं। हम देखते हैं चैरिस को, जो एक योद्धा की तरह तैयार है और एक विशाल कोलोसियम यानी अखाड़े के बीचों बीच खड़ी है। ये एटलांटिस का समय लगता है, जहां सभ्यता अपने चरम पर होने के बावजूद विनाश के कगार पर है। चैरिस वहां किसी आम लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के संघर्ष के लिए खड़ी है। वो अपने हॉर्न्ड गॉड यानी सींग वाले देवता से प्रार्थना कर रही है, मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन यहाँ एक भयानक ट्विस्ट आता है। जिस देवता की वो पूजा कर रही है, ऐसा लगता है कि वही देवता हर चीज को नष्ट करने पर तुला हुआ है। अचानक जमीन हिलने लगती है, एक भयानक भूकंप आता है जो पूरे शहर को हिला कर रख देता है। चैरिस बुरी तरह जख्मी हो जाती है, खून से लथपथ और दर्द में, जबकि उसके चारों तरफ इमारतें गिर रही हैं और एटलांटिस का पतन शुरू हो चुका है। ये सीन हमें दिखाता है कि चैरिस का अतीत कितना दर्दनाक और वायलेंस से भरा हुआ रहा है। उसका विश्वास और उसकी दुनिया दोनों ही उसकी आंखों के सामने बिखर रही हैं। इस तबाही के मंजर को वहीं छोड़कर कहानी वापस टैलियसिन की तरफ मुड़ती है, जो अब एक नौजवान बन चुका है और अपने खुद के सफर पर निकला है। टैलियसिन अब बड़ा हो चुका है और उसके अंदर छुपी हुई शक्तियां और जिज्ञासा उसे नई जगहों पर ले जा रही हैं। वो पत्थरों के एक प्राचीन घेरे के पास पहुंचता है, जहां एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। वहां उसे एक विजन दिखाई देती है, जिसमें एक आदमी उसे उस गिरे हुए पत्थर को हटाने और उसके नीचे छुपे राज को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। टैलियसिन उस अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आकर उस भारी पत्थर को हटाता है। जैसे ही पत्थर हटता है, उसे फिर से वही हॉर्न्ड गॉड दिखाई देता है जो हमने चैरिस के विजन में देखा था। ये संकेत है कि टैलियसिन और चैरिस की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, भले ही वो अभी अलग अलग दुनिया में हों। लेकिन इससे पहले कि टैलियसिन इस विजन का मतलब समझ पाता, हफगान वहां आ जाता है और उसे वापस हकीकत में खींच लाता है। हफगान उसे बताता है कि उसके पिता टैलियसिन को उसकी सख्त जरूरत है। एक रोमन स्ट्रॉन्गहोल्ड यानी किले पर कुछ नीले रंग के बारबेरियंस ने हमला बोल दिया है और वहां भारी तबाही मचा रहे हैं। टैलियसिन और हफगान वहां पहुंचते हैं और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके दुश्मनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन की ताकत और संख्या के सामने उनका जादू शायद उतना असरकारी साबित नहीं होता जितना उन्होंने सोचा था। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अंत में उन्हें वहां से भागना पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए वो द समरलैंड्स की तरफ रुख करते हैं, जो कि अब चैरिस और उसके बचे हुए परिवार का नया घर है।
जब टैलिएसिन और एल्फिन का ग्रुप द समरलैंड्स पहुंचता है तो वहां का माहौल तनावपूर्ण होता है। किंग अवल्लाज और एल्फिन के बीच शुरुआती दौर में ही अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाती है। दोनों नेता अपने अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अवल्लाज, जो अपनी खोई हुई दुनिया एटलांटिस के गम में है, अजनबियों को लेकर सतर्क है। इसी बीच टैलिएसिन और चैरिस की पहली मुलाकात होती है। हालांकि उनके बीच शब्द कम हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा कनेक्शन और एक दूसरे के लिए खिंचाव साफ दिखाई देता है। लेकिन ये मुलाकात चैरिस के लिए पुराने जख्मों को कुरेदने जैसी होती है। टैलिएसिन की मौजूदगी उसे सब कुछ की याद दिलाती है जो उसने खो दिया है। कहानी हमें फिर से उस कॉलोसियम वाले सीन की तरफ ले जाती है ताकि हम समझ सकें कि चैरिस आखिर जिंदा कैसे बची। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब भूकंप ने तबाही मचाई थी और वो हॉन्ट गॉड का सामना कर रही थी, तो जिस सांड से वो लड़ रही थी वो अचानक गिर गया था। उस तबाही के बीच उसका बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उस घटना ने उसके मनसपटल पर गहरे घाव छोड़े हैं। अब ब्रिटेन में रहकर भी उसका मन एटलांटिस की यादों और वहां हुए विनाश में अटका हुआ है। टैलिएसिन और चैरिस के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां कहानी का एक मुख्य हिस्सा बनती जा रही हैं। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं। चैरिस अपने दिल की सुनने से डरती है। वो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है, एक तरफ उसकी एटलांटिस की परंपराएं और उसका अतीत, और दूसरी तरफ ब्रिटेन में उसका वर्तमान और टैलिएसिन की तरफ उसका झुकाव। वो महसूस करती है कि वो अपनी पुरानी दुनिया के उसूलों को तोड़ नहीं सकती, भले ही उसका दिल कुछ और चाहता हो। इस आंतरिक संघर्ष की वजह से वो टैलिएसिन से दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। हालांकि ये उसके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। टैलिएसिन अपनी तरफ से चैरिस के दर्द को समझता है और शायद अपनी कला और जादू के जरिए उसे सुकून देना चाहता है, लेकिन चैरिस की दीवार को तोड़ना आसान नहीं है। इस रोमांस और इमोशनल ड्रामा के बीच एक और खतरा मंडरा रहा है जो चैरिस के अपने ही परिवार से आ रहा है, उसकी बहन मॉर्गेन। मॉर्गेन का किरदार शुरू से ही महत्वाकांक्षी और शक्ति का भूखा दिखाया गया है। जब वो टैलिएसिन को देखती है और उसकी छुपी हुई ताकत को महसूस करती है, तो उसका ध्यान प्रेम पर नहीं बल्कि उस शक्ति को हासिल करने पर होता है। वो देख सकती है कि टैलिएसिन कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके पास वो जादू है जो मॉर्गेन हमेशा से चाहती थी। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब एक गर्भवती घोड़ी को बच्चा देने में मुश्किल हो रही है। फोल यानी घोड़े का बच्चा गर्भ में फंसा हुआ है और स्थिति बहुत नाजुक है। मॉर्गेन कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। तब टैलिएसिन आगे आता है और अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके उस नन्हे जानवर की मदद करता है। उसकी शक्ति की वजह से फोल सुरक्षित रूप से बाहर आ जाता है। ये देखकर मॉर्गेन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहां बाकी लोग इसे एक चमत्कार और जीवन दान के रूप में देखते हैं, मॉर्गेन इसे शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखती है। उसे एहसास होता है कि अगर वो टैलिएसिन का दिल जीत ले तो ये शक्ति उसकी भी हो सकती है। उसकी मानसिकता इतनी अंधकारी और स्वार्थी है कि वो अपनी चाहत को पाने के लिए उस नवजात फोल की बलि देने तक के लिए तैयार हो जाती है। ये दिखाता है कि मॉर्गेन के इरादे कितने खतरनाक हैं और आने वाले वक्त में वो टैलिएसिन और चैरिस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। वो टैलिएसिन को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन टैलिएसिन का ध्यान सिर्फ चैरिस पर है। एपिसोड के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि चैरिस ने अपने कर्तव्य और डर के चलते टैलिएसिन को ठुकरा दिया है। इस रिजेक्शन से आहत होकर टैलिएसिन वहां से चला जाता है और उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ता है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखी थी। ये झोपड़ी ईसाइयों के लिए एक पवित्र स्थान मानी जाती है जो परमेश्वर को समर्पित है। टैलिएसिन वहां शांति और शायद कुछ सवालों के जवाब ढूंढने जाता है। जैसे ही वो उस पवित्र स्थान पर पहुंचता है, वहां कुछ अजीब घटित होता है। अचानक एक तेज और प्रचंड रोशनी का विस्फोट होता है जो टैलिएसिन को अपनी लपेट में ले लेता है। ये रोशनी उसे उसी तरह जलाती है जैसे पत्थरों के घेरे वाले विजन ने जलाया था। यहाँ दर्शकों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ दिया जाता है, क्या ये रोशनी उस हॉन्ट गॉड की है जो पीछा नहीं छोड़ रहा, या फिर ये क्रिश्चियन गॉड की शक्ति है जो टैलिएसिन को बुला रही है। टैलिएसिन जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी किस्मत अभी भी अनिश्चित है। इस क्लिफ हैंगर के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है, जिसमें कई राज खुलने बाकी हैं और टैलिएसिन की असली पहचान और उसका उद्देश्य अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। लेकिन ये तय है कि उसका सफर ब्रिटेन के भविष्य को बदल कर रख देगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें।